हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की एक और थ्योरी साइकिल ऑफ इरोजन की जिसको वॉल्टर पैंक ने दिया था उसको हम पैंक ने अपने इस मॉडल को 1924 में दिया। पैंक ने अपनी इस थ्योरी को अपने फेमस वर्क मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस एंड पर्सपेक्टिव में दिया। ये मॉडल जर्मन ज्योग्राफर वॉल्टर पैंक द्वारा लाया गया था। विलियम मॉरिस का जो डेविस का मॉडल आया था ज्योग्राफिकल साइकिल, उसके रिस्पॉन्स में, जो कि जियोमॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस पे बेस्ड था। पैंक ने डेविस के आइडियाज को हेविली अपोज किया, जो टाइम डिपेंडेंट जो उन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन दिया था, जिसमें टाइम को उन्होंने एम्फोसिस किया एंड डिक्लेयर किया था डेविस ने कि ये वन ऑफ द थ्री फंक्शन होता है लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट का। बट पैंक ने और अदर हैंड डिस्क्राइब किया कि लैंडफॉर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली एक रेशियो होता है अपलिफ्टमेंट इंटेंसिटी एंड कितना रेट में इरोजन हो रहा है उसके बीच का। तो इन्होंने कहा कि जो लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता है टाइम स्केल में, यानी कि इन्होंने टाइम इंडिपेंडेंट स्केल का मॉडल दिया और सजेस्ट किया कि जो टाइम है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। जो ट्रायो डेविस ने दी, जो ट्रायो डेविस बताया था स्ट्रक्चर प्रोसेस इन टाइम, उससे हमें टाइम का कॉन्सेप्ट हटा देना चाहिए। तो इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है इनिशियली वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है एंड लैंडफॉर्म फिर डेवलप होना स्टार्ट होता है एक एग्जिस्टिंग फीचरलेस प्लेन के फीचरलेस फीचर, जिन्होंने उसको जर्मन वर्ड में प्राइमरिव कहा। देयरफॉर जब अपलिफ्टमेंट बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली फिर ये स्टॉप हो जाता है जब ये इंटरमीडिएट फेज ऑफ यूनिफॉर्म एंड डी एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट से पास होता है, इस स्टेज से पास होता है जिसको मिडल स्टेज कहा गया। तो अगर हम एजम्पशन देखें तो पैंक का मॉडल को हम टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल कहते हैं, बिकॉज ये बिलीव करते हैं कि अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन एक साथ होता है। बट डेविस ने क्या कहा कि पहले अपलिफ्टमेंट होता है देन इरोजन स्टार्ट होता है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन जो है वो दोनों एक साथ चलेंगे। पैंक ने कहा कि जो माउंटेन बैंक ने इसको थॉट किया कि जो माउंटेन फॉर्मिंग रीजन्स में क्या होता है, अपलिफ्टमेंट जो होता है वो एक लंबे समय तक चलता है। बैंक ने अपना ऑब्जर्वेशन किया था एल्प्स माउंटेन के ऊपर, जहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो अपलिफ्टमेंट होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है एंड फिर वो एक पीक पे पहुंचता है, देन फिर वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है। तो बैंक ने सजेस्ट किया कि अलग अलग अपलिफ्टमेंट रेट वेराई करते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो स्लोप्स की जो शेप्स होती हैं। जब अपलिफ्टमेंट का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो रिवर चैनल्स जो होती हैं वो बेस लेवल से ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें स्टीपर स्लोप्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स होती हैं वो कट डाउन करती है लैंडस्केप को फास्टर। बट जब धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट स्लो हो जाता है तो रिवर का जो डाउन कटिंग है उसमें भी हमें डिक्रीज देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे रिवर का स्लोप अब इतना ज़्यादा स्टीप नहीं रहता, लेस स्टीप हो जाता है। तो बैंक बिलीव करते थे कि कितना ज़्यादा जो रिवर है वो फास्टली कट कर सकती है लैंड को, ये अफेक्ट करता है जो स्लोप की शेप है। रिवर कट करती है एक स्टडी रेट में, तो जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट रहता है और रिट्रीट करते रहता है एक सेम एंगल पे। बट अगर जब रिवर एक बैलेंस स्टेट में, तो जो स्लोप है वो स्ट्रेट रहेगा और रिट्रीट करता रहेगा एक ही एंगल पे। बट अगर रिवर फास्टली कट करना स्टार्ट कर दे तो रिवर जो स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीपर होते जाएगा बॉटम से, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, एक कॉन्वेक्स शेप हमें देखने को मिलेगा। तो रिवर जो होता है वो ज़्यादा स्लोली कट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें स्लोप्स में स्टीपनेस नहीं देखने को मिलेगी, इतनी ज़्यादा जेंटल स्लोप देखने को मिलेगा बॉटम से, जो कि कॉनकेव शेप क्रिएट करेगा। तो इन्होंने लास्ट स्टेज को अपने एंडरफ कहा। अब अगर हम थ्योरी की बात करें तो पैंक ने सजेस्ट किया कि लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट बेसिकली थ्री स्टेजेस से पास होता है। पहले स्टेज का उन्होंने नाम दिया एफ एस जेंडे एंड विकलिंगटन, जिसको हम वैक्सिंग और एक्सिलरेटेड रेट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इस फेज में क्या होता है कि एक फीचरलेस प्लेन होता है जिसको प्राइमरी कहा, जो कि स्टार्ट होता है डेवलप होना डिफरेंट लैंडफॉर्म में। इनिशियली पहले शुरुआत में अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट कुछ टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें एक एक्सेलरेटेड रेट में अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट रिलीफ
में हमें राइज देखने को मिलता है, बट जो रिलेटिव रिलीफ है वो भी बढ़ता है ड्यू टू चैनल का जो ग्रेडियंट है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से जो कैरिंग कैपेसिटी है स्टीम की वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वैली डीपनिंग बहुत ज़्यादा होती है एंड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट जो है वो एक्सीड कर जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वैली डीपनिंग की रेट से। तो जो रेडियस होता है कन्वेक्सिटी ऑफ स्लोप का वो तो घटता है पैसेज ऑफ टाइम के साथ। एक पैसेज ऑफ टाइम से जब ये पास करता है तो जो कन्वेक्सिटी है स्लोप का वो घटता जाता है, और पैरेलल रिट्रीट की वजह से क्या होता है, पैरेलल रिट्रीट हमें देखने को मिलता है स्टीप स्लोप के सेगमेंट्स में, बट विद इन अ पैसेज ऑफ टाइम। बट एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद क्या होता है जब मोर एक्सीलरेट अपलिफ्टमेंट हो जाती है एंड जब तो फिर क्या होता है, फिर इरोजन हो जाता है प्राइम रफ का एक एक्सेलरेटेड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट के बाद, यानी कि एक बहुत ज्यादा अपलिफ्टमेंट के बाद क्या होता है इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है प्राइम रफ का, जो कि सीरीज ऑफ बेंचेस से सराउंडेड होता है, जिसको पेडिमेंट ट्रपेन के नाम से जाना जाता है। एंड ईच ऑफ दीज एंड ये सारे मिला के एक पेडिमेंट फ्लैट बना लेते हैं, जिसको पेडिमोंट्स फ्लैचे जो जर्मन में कहते हैं, जो कि स्लोली राइजिंग मार्जिन्स होती हैं डोम्स शेप्ड की, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पेडिमेंट ट्रपेन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस मॉडल में डिस्कस किया गया है, तो ये पैंग के मॉडल में डिस्कस किया गया है, इससे क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। और ये किस स्टेज में पेडिमेंट ट्रपेन का कॉन्सेप्ट पे बात किया गया है, पेडिमोंट फ्लैट क्या होता है, ये सब जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी से डिस्कस की गई हैं इस थ्योरी में, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर हम फेजेस 2 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ग्लिच फॉर्मेज एंड विक्लिंटन, जिसको हम यूनिफॉर्म रेट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इस फेज में हमने इसको 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन के बेसिस पे। पहला फेज ए आता है, इस फेज में हमें एक्सिलरेटेड डेवलपमेंट तो स्टिल कंटिन्यू देखने को मिलती है, बट जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है वो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इरोजन से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव रिलीफ दोनों ही बढ़ती रहती हैं, बट ड्यू टू हाई रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट। बट हाई रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट के बाद क्या होता है, जो रेट ऑफ इरोजन होता है इसकी वजह से जो हाई रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होता है रेट ऑफ इरोजन से जब ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिलीफ जो है वो बढ़ती रहती हैं, बट ये रिलेटिवली एफएस टीजेंटे एंड विक्लिंग के जो केस है फेज 1 का, उससे हमें लोअर रेट पे देखने को मिलती है, मतलब उससे रेट बहुत ज़्यादा कम, उससे रेट थोड़ा कम होता है। तो ये जो सब फेज है इसको हम यूनिफॉर्म डेवलपमेंट फेज कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म रेट में वैली डीपनिंग एंड डिवाइड्स ऑफ समिट की लोअरिंग्स देखने को मिलती है, जो माउंटेन के टॉप्स होते हैं उसको हम डिवाइड ऑफ दी समिट्स कहते हैं। अब आता है द फेज बी इन दिस सब फेज। अब फेज बी में क्या होता है कि जो अपलिफ्टमेंट एज वेल एज जो रेट ऑफ इरोजन होता है, अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो गए। फेज ए में क्या होगा कि अपलिफ्टमेंट ज्यादा था रेट ऑफ इरोजन से, अब यहाँ पे रेट ऑफ इरोजन एंड अपलिफ्टमेंट दोनों इक्वल हो गया, जिसकी वजह से हमें एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट देखने को मिला एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव रिलीफ में, जिसको हम यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का फेज कहते हैं। तो जो स्लोप ऑफ जो वैली साइड है वो अभी भी स्ट्रेट है प्रीवियस जो सब फेज है तो सी की तरह, बिकॉज यहाँ पे हमें पैरेलल रिट्रीट देखने को मिलता है। बट अगर हम फेज सी की बात करें तो इस फेज के दौरान जो रेट ऑफ इरोजन होता है वो अब रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट से ज्यादा हो जाता है। अब क्या हुआ, अब रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट से ज्यादा होने लगा रेट ऑफ इरोजन, बिकॉज अल्टीमेटली अपलिफ्टमेंट यहाँ पे अब धीरे धीरे स्टॉप हो गया, कंप्लीटली स्टॉप हो गया, एंड जिसकी वजह से जब अपलिफ्टमेंट स्टॉप हो गया तो हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलीफ का डिक्रीज देखने को मिला, बिकॉज यहाँ पे जो इरोजन है वो भी स्लो हो गया, बट चल रहा है, यहाँ पे इरोजन चल रहा है। इरोजन अब
अपलिफ्टमेंट के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिलेटिव रिलीफ है वो अभी भी कांस्टेंट है, बट जो रेट ऑफ लोअरिंग हो रहा है डिवाइड ऑफ समिट का वो इक्वल होते जा रहा है वैली डीपनिंग के। तो ये तीन सब फेज से फेज नंबर 2 में जिसमें हमें यूनिफॉर्म डेवलपमेंट देखने को मिला लैंडस्केप। अब जो फेज थर्ड है इसको कहा एफएसटी जेंडे एंड विकलिंगटन, जिसको हम वैनिंग और डीएक्सेलरेटिंग रेट ऑफ डेवलपमेंट वाला स्टेज कहते हैं, जिसमें हमें कॉनकेव स्लोप देखने को मिलता है। तो इस फेज में क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट अब पूरी तरीके से रुक जाता है और वैली डीपनिंग भी स्टॉप हो जाती है। जो डाउन अब यहाँ पे हमें डाउन वेस्टिंग जो है डिवाइड ऑफ सबमिट का वो देखने को मिलता है। डाउन डिवाइड ऑफ सबमिट जिसको माउंटेन का टॉप्स कहते हैं, उसकी डाउन वेस्टिंग हमें देखने को मिलती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमें लोअर वैलीज में डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों रिलीफ का डिक्रीज देखने को मिलता है। इस फेज में हमें क्या होता है, इस फेज में हमें 2 डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कॉनिकल एंड स्टीप राइजिंग लैंडफॉर्म जिसको हम ग्रेविटी स्लोप कहते हैं, और बॉस्जियन कहते हैं, बॉस्जियन, जो कि जर्मन टर्मिनोलॉजी में एग्जैक्ट वर्ड पूछा जाता है एग्जाम में। वाइल जो लोअर सेगमेंट होता है वैली साइड का, इसको हम बॉस्लोप और हैलेंड हैंग्स कहते हैं। जो हैलेंड हैंग है वो आपका टेलिस मटेरियल से बना होता है, टोलस मटेरियल, जो कि आपका लोअर इंक्लिनेशन पे देखने को मिलता है, जो कि आपका वैली साइड के बेस पे फॉर्म होता है जब रैपिड पैरेलल रिट्रीट होता है ग्रेविटी स्लोप का, एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाता है कि कॉन्वेक्स स्लोप खत्म हो जाता है, वैक्सिंग स्लोप पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो हेल्डन हैंग कंटिन्यूअसली अपना एक्सपेंड करते रहता है, जो ग्रेविटी स्लोप है उससे ये अटैच होता है और ये बढ़ता रहता है। जब फर्दर इरोजन हो जाता है आपका ग्रेविटी स्लोप का भी, तो ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्टीप स्लोप्ड के कॉनिकल लैंडफॉर्म्स बना देता है, जिसको हम इंसलबर्ग कहते हैं। इसको हम अभी 2D डायग्राम में और अच्छी तरीके से देखेंगे। जिसका फर्दर इरोजन होने के बाद ये लोअर फीचरलेस एंड्रप बना देता है, लोअर फीचरलेस प्लेन एंडरफ, जिसको डेविस के कंपैरिजन में पेनी प्लेन कहा जाता है। डेविस ने इसको पेनी प्लेन कहा और पेंक ने इसको एंडरफ कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट मेथड का सवाल आता है कि डेविस ने पेनी प्लेन। और भी बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे किंग ने अपना पेडी प्लेन दिया। तो इन सबको मिला के एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बनता है, जो कि यूजीसी नेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इस डायग्राम में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पहले स्टेज में एक प्राइमरी फीचरलेस प्लेन से कैसे अपलिफ्टमेंट होता है एक लैंडफॉर्म का। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो फेज नंबर 2 आता है इसमें अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो जाता है रेट ऑफ इरोजन से। फिर इसमें दोनों रेट ऑफ वैली डीपनिंग और जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ इरोजन के। और थर्ड फेज में क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट का जो रेट है वो कम हो जाता है, बट रेट ऑफ इरोजन यहाँ पे बढ़ जाता है और यहाँ पे हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है लैंडफॉर्म का। और थर्ड स्टेज में दोनों ही रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन, इरोजन तो तब भी कंटिन्यू रहता है लेकिन जो रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट है वो स्टॉप हो जाता है पूरी तरीके से। और जब पूरी तरीके से इरोजन हो जाता है तो लास्ट में एक कॉनिकल शेप के लैंडफॉर्म्स बनता है जिसको इंसल्बर्ग का, और ये सराउंडेड होते हैं जिससे एंडरफ से। एंडरफ क्या है आपका प्लेन है। तो इसमें यहाँ पे हमें कुछ स्लोप्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हैडल हैंग
जिसको हम वॉश स्लोप्स कहते हैं, जो कि आपको वैली के नीचे बॉटम में देखने को मिलता है, और अपर पार्ट को हम जो होता है स्लोप का, उसको हम बोस्टिंजन और ग्रेविटी स्लोप कहते हैं। और जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म है वो आपका सीरीज ऑफ बेंचमार्क्स से सराउंडेड होता है, जिसको हम पेडी ट्रपिन कहते हैं, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, जिसमें ऊंचा नीचा हमें बेंचमार्क्स देखने को मिलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी टर्मिनोलॉजी है वो डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। अब अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो पैंक का मॉडल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो चेंजेस होते हैं अपलिफ्टमेंट रेट में वो इफेक्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम एंड लैंडस्केप की डेवलपमेंट को। तो क्रिटिसिज्म जा रहा कि पैंक ने बहुत ज़्यादा रॉन्गली इंटरप्रेट, बैंक का जो मॉडल था वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ये प्योरली जर्मन लैंग्वेज में इसका पब्लिकेशन हुआ था, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो हमने देखा कि कुछ ऐसे वर्डिंग्स थे जो कि डायरेक्टली ट्रांसलेट ही नहीं हो पाए, जिसको डायरेक्टली इस मॉडल में डाल दिया। तो एक तो वो चीज़ का क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इंटरप्रिटेशन में कुछ रॉन्ग भी हुआ होगा अगर ये डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं हो पाया तो। दूसरा कि मॉडल को सीवियरली अमेरिका में क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इन्होंने भी ये डेविस के मॉडल को क्रिटिसाइज किया था, जो कि जर्मनी के थे, तो डेविस अमेरिकन थे, तो अमेरिकन ने भी जर्मन के जो मॉडल्स थे उसको क्रिटिसाइज किया। तो he was criticized the concept of parallel retreat of the slope। इन्होंने parallel retreat जो करके स्लोप बताया था उस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया, एंड जो कंटिन्यूस था क्रिस्टल मूवमेंट का। बट हाउएवर लेटर इनकी जो मॉडल है इन्होंने यहाँ पे दिखाया कि जो पैरेलल रिट्रीट का कॉन्सेप्ट था उसकी बजाय हमें यहाँ पे स्लोप रिप्लेसमेंट के मॉडल अगर हम इसको कहें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि अपर स्लोप का जो यूनिट है वहां पे हमें हिल स्लोप देखने को मिलता है, जो वैली स्लोप है वो कंस्टेंटली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लोअर जो जेंटल स्लोप है उससे रिप्लेस हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर्ड ही नहीं किया, जैसे कि रिवर फ्लो में कैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से किस टाइप की रॉक है, ये सब फैक्टर्स को इन्होंने लिया ही नहीं अपने मॉडल में। वेदरिंग का क्या इफेक्ट है ये सबको नहीं कंसिडर किया। तो ये सब भी सिग्निफिकेंटली लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, जिसको पैंक ने अपने मॉडल में नहीं कंसिडर किया। तो अगर हम स्लोप रिप्लेसमेंट देखें तो बेसिकली पैंक का जो मॉडल है वो पैरेलल रिट्रीट नहीं है, वो स्लोप रिप्लेसमेंट है। इन्होंने इनका जो मॉडल में जो पैरेलल रिट्रीट का कॉन्सेप्ट लाया वो गलत तरीके से लाया गया है। इनका जो मॉडल है वो बेसिकली स्लोप रिप्लेसमेंट की बात करता है कि यहाँ पे नीचे की साइड में हमें जेंटल स्लोप में हमें रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है इरोजन के कारण। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि डेविस का मॉडल बोलेंगे तो स्लोप डिक्लाइन मॉडल होगा, और पैंक का मॉडल बोलेंगे तो स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल होगा। उसके बाद हम एक और मॉडल पढ़ेंगे जिसमें एलसी किंग का मॉडल पढ़ेंगे, जिसको हम पैरेलल रिट्रीट मॉडल बोलते हैं। उस केस में हम पैरेलल रिट्रीट बोलेंगे जो कि एलसी किंग ने यूज किया था। अब अगर हम डेविस एंड पैंक के साइकिल ऑफ इरोजन का कंपैरिजन करें तो हम देखते हैं कि जो डेविस ने जो लैंडफॉर्म का जो एवोल्यूशन है वो बताया कि ये 3 स्टेजेस से पास करता है, यूथ, मैच्योर, ओल्ड। बट जो वॉल्टर पैंक है उन्होंने कहा कि लैंडफॉर्म जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन साथ साथ चलते रहते हैं और इसका कोई एक फिक्स स्टेज नहीं है। जो डेविस का जो मॉडल है वो बेसिकली टाइम डिपेंडेंट है, जिसमें एवोल्यूशन जो है वो एक डिस्टिंक्ट सीक्वेंशियल स्टेजेस से पास करता है। बट जो वॉल्टर पैंक का मॉडल है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, जिसमें जो एवोल्यूशन का रेट है वो डिपेंड करता है अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन पे।
तो टेक्टोनिक एजम्पशन की बात करें तो डेविस ने यहाँ पे स्टेबल टेक्टोनिक सेटिंग को एज्यूम किया, जिसमें अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होने के बाद ही इरोजन स्टार्ट होता है, यानी कि इरोजन से पहले अपलिफ्टमेंट होता है, जब तक अपलिफ्टमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक इरोजन आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। बट वॉल्टर पैंक ने कहा कि इरोजन एंड अपलिफ्टमेंट दोनों एक साथ चलते हैं और ये एक कंटिन्यूअस टेक्टोनिक प्रोसेस है। अगर हम स्लोप डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मेरा से एरर हो गया है, आप इस चीज को करेक्ट कर लेना। जो पैंक है उन्होंने बात किया था यहाँ पे पैरेलल स्लोप रिट्रीट की, जो कि मेंटेन करता है एक स्लीप स्लोप। बाद में कहा गया कि ये पैरेलल स्लोप रिट्रीट नहीं है, बल्कि ये आपका स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल है। बट जो आपका विलियम मॉरिस डेविस का जो मॉडल है, इसमें हमें यूनिफॉर्म स्लोप डिक्लाइन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्लोप जेंटल होता जाता है जब अपलिफ्टमेंट आपका एक समय पे आके रुक जाता है। अगर हम क्लाइमेटिक फोकस की बात करें तो डेविस का मॉडल बेसिकली ह्यूमिड टेम्परेट क्लाइमेट पे बेस्ड था, बट वॉल्टर पैंक का जो मॉडल था वो आपका लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस था। वेराइड क्लाइमेट में कैसे लैंडफॉर्म का डेवलपमेंट होता है उससे ये इन्फ्लुएंस था। अब अगर हम की लैंडफॉर्म की बात करें तो विलियम मॉरिस डेविस के केस में जो हमें एंड साइकिल में पेनी प्लेन देखने को मिलता है, जो कि एक फ्लैट सरफेस होता है। बट वॉल्टर पैंक के केस में इनिशियल स्टेज में हमें लो रिलीफ का सरफेस देखने को मिलता है, जो कि डिफरेंटमेंट अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन से पहले फॉर्म होता है, और उसके बाद एंड स्टेज में हमें एक एंड रफ करके लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो डेविस ने एक्सोजेनिक प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया, जो कि इनिशियल अपलिफ्टमेंट के बाद होता है। बट वॉल्टर पैंक ने एम्फेसिस किया किस पे, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक दोनों प्रोसेस पे। इन्होंने कहा कि दोनों प्रोसेस जो है वो साथ में चलते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे एक्सोजेनिक प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस किया। अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये बेस्ट सूटेड है फॉर ह्यूमिड लैंडस्केप के लिए, जो कि प्रिडिक्टेबल है फ्लूवियल इरोजन के लिए। बट जो पैंक का मॉडल है वो बेस्ट सूटेड है फॉर टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन, जहाँ पे हमें डाइवर्स क्लाइमेट एंड जियोमॉर्फिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। आज के लिए इतना ही, और ये जो रेफरेंस है जहाँ से मैंने ये मटेरियल कलेक्ट किया है।